हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BCOS 185 उद्यमिता। उद्यमिता यानी ये क्या हो जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो आज का पेपर कोड क्या हो जाएगा? BCOS 185 उद्यमिता। ये आज का इंपॉर्टेंट सेशन आपके जून एग्जामिनेशन और आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। और अगर आप ऐसी लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो आज का ये सेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो होने वाला है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमसे इससे रिलेटेड गेस पेपर परचेज कर सकते हैं। इस गेस पेपर के अंदर हम 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से, टर्म एंड की दृष्टि से हम करवाते हैं, जिनको अगर आप आसानी से कर लेते हैं तो आप आराम से इस एग्जामिनेशन में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो गेस्ट पेपर परचेज करने के लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। आप सिंपली गूगल पे जाके इसे विजिट कर सकते हैं या फिर इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप सिंपली विजिट कर सकते हैं। तो इस पर जाकर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं अपना पेपर कोड BCOS 185। ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी है सोल्व असाइनमेंट वगैरह, गेस्ट पेपर, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर आप बाय नाउ करके यहाँ से इससे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इसको परचेज करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9580023321, इन पर आप सिंपली हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो आज का सेशन अब शुरू करते हैं। तो आज के अंदर पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उद्यमिता की देश के आर्थिक विकास में भूमिका की चर्चा कीजिए और उद्यमिता के विभिन्न मॉडल का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत हम जो देश होता है हमारा, उसके अंतर्गत जो आर्थिक डेवलपमेंट होती है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है, उसकी भूमिका किस प्रकार होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, और उससे रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के मॉडल क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। तो देखते हैं। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम देखते हैं उद्यमिता का अर्थ क्या है। तो उद्यमिता का अर्थ है नए विचारों, संस्थानों और अवसरों का उपयोग करके नया व्यवसाय शुरू करना। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, क्या है? नया व्यवसाय शुरू करना तथा जोखिम उठाकर लाभ कमाना। तो अक्सर हम देखते हैं कि नए जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं वो शुरू होते हैं तो उनके अंदर रिस्क बहुत होता है, लेकिन रिस्क के साथ रिवार्ड जो फैक्टर होता है वो भी बहुत ही हाई रहता है। ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होता है वो बहुत हाई रहता है। उसके अंतर्गत जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसे उद्यमी कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। आज के समय में उद्यमिता को रोजगार, नया नवाचार यानी कि नए नई जो चीज़ें डेवलप हो रही है संसार के अंदर, और आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार माना जाता है। तो ठीक है। तो उद्यमिता को हमने सबसे पहले समझ लिया। अब हम देखते हैं कि आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका क्या क्या रहती है। तो देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका, इसे एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो क्या हो जाएगा? रोजगार के अवसर पैदा करना। तो मेन पॉइंट तो क्या ही हो जाएगा इसका कि ये नए नए प्रकार के जो रोजगार होते हैं उनके लिए अवसर पैदा करता है। तो उद्यमिता का सबसे बड़ा योगदान रोजगार के अवसर पैदा करना है। जब नए उद्योग और स्टार्टअप शुरू होते हैं तो लोगों को नौकरी मिलती है, इससे बेरोजगारी कम होती है और लोगों की आय भी बढ़ती है। ठीक है। तो रोजगार के नए प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं उद्यमिता के कारण। दूसरा क्या हो जाएगा? नवाचार और नई तकनीक को बढ़ावा दे। तो उद्यमी हमेशा नए विचार और तकनीक लाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इससे रिलेटेड कि नए विचार और नई तकनीक लाते हैं। इससे उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है और लागत कम होती है। इस नई तकनीक से देश की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा औद्योगिक विकास। तो उद्यमिता के कारण छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग विकसित होते हैं। इससे औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होता है और देश की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। तो ठीक है, औद्योगिक विकास भी होगा क्योंकि ये उद्योग से रिलेटेड ही है। तो इसके अंतर्गत जो छोटे हो जाएंगे, स्मॉल या मीडियम हो जाएंगे, और जो बड़े उद्योग होंगे वो सब विकसित होते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा क्षेत्रीय विकास। तो उद्यमी केवल बड़े शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित करते हैं। इससे उन क्षेत्रों का विकास होता है और क्षेत्रीय असमानता कम होती है। जो अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप होते हैं वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। वो एक ग्रामीण एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, वो शहरी एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, किसी पिछड़े एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये क्षेत्रीय विकास भी करते हैं। पाँचवा पॉइंट हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो
जब उत्पादन और व्यापार बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। तो सिंपल सा पॉइंट है, इससे देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है, मजबूत होती है। छठा पॉइंट हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा। तो उद्यमिता के कारण नए उत्पाद बढ़ते हैं जिन्हें विदेशों में बेचा जाता है। इससे क्या होता है, निर्यात बढ़ता है और देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये सब कुछ, ये जो 6 पॉइंट है, ये हमने देखे कि देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता किस प्रकार से भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं उद्यमिता से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के मॉडल क्या क्या हो जाएंगे। तो उद्यमिता को समझने के लिए कई प्रकार के मॉडल बताए गए हैं। ये मॉडल निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, नवाचार मॉडल। नवाचार मॉडल, इस मॉडल के अनुसार उद्यमी का मुख्य कार्य नए विचार और नई तकनीक को अपनाना है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि नया नवाचार यानी नए विचार और नई तकनीक को अपनाना होता है। उद्यमी नए उत्पाद, नई सेवाएं और नए उत्पादन पद्धतियां विकसित करता है। ये मॉडल आर्थिक विकास को तेज करता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अवसर आधारित मॉडल। इस मॉडल में उद्यमी बाजार में उपलब्ध अवसरों को पहचान कर व्यवसाय शुरू करता है। जब किसी उत्पाद या सेवा की मांग बढ़ती है तब उद्यमी उस अवसर का उपयोग करके नया व्यवसाय स्थापित करता है। ये किस प्रकार से हो जाएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है बाजार के अंदर, उनके आधार पर देखकर यहाँ पर व्यवसाय शुरू किया जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा संसाधन आधारित मॉडल। तो इस मॉडल के अनुसार उद्यमी संसाधन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, पूंजी, श्रम, तकनीक और प्रबंधन का सही उपयोग करके व्यवसाय को सफल बनाता है। संसाधनों का सही नियोजन ही उद्यमिता की सफलता का आधार होता है। ठीक है, तो संसाधन के अंतर्गत क्या 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 हो जाएगा, जैसे कि किसी वहाँ पूंजी और क्या हो जाएगी, वहाँ पर जो भी व्यक्ति कार्य करे उनका श्रम हो जाएगा, वहाँ पर क्या क्या तकनीक हो रही है और प्रबंधन किस प्रकार से हो रहा है। इन सब का अगर सही प्रकार से उपयोग किया जाता है तो व्यवसाय को सफल बनाया जा सकता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा सामाजिक उद्यमिता मॉडल। इस मॉडल में उद्यमी का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज की समस्याओं को हल करना भी होता है। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में काम करना होता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो भी स्टार्टअप वगैरह होते हैं वह यह फोकस करते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, जैसे शिक्षा के अंतर्गत, स्वास्थ्य के अंतर्गत या पर्यावरण के अंतर्गत आदि के अंतर्गत काम करें। पांचवा पॉइंट हो जाएगा लघु उद्यमिता मॉडल। लघु यानी स्मॉल। इस मॉडल में छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू किया जाता है, जैसे किराना उद्योग, छोटा उद्योग, स्टार्टअप आदि। यह मॉडल विशेष रूप से स्थानीय रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। ठीक है, तो अंत में ये हम देखेंगे इसका निष्कर्ष कि निष्कर्ष क्या होगा। निष्कर्ष में हम बेसिकली क्या देखते हैं, ऊपर हमने जो भी कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड उसका जो पूरा निष्कर्ष है वो क्या आता है। तो अंत में कहा जा सकता है कि उद्यमिता किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। यह रोजगार बढ़ाती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाए रोजगार बढ़ाती है, नवाचार को उसको प्रोत्साहित करती है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है। उद्यमिता के विभिन्न मॉडल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि उद्यमी किस प्रकार नए अवसरों का उपयोग करके व्यवसाय और समाज दोनों का विकास करता है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो एमएसएमईडी अधिनियम 2006 आखिरकार है क्या, इससे रिलेटेड क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और इसके जो मुख्य जो भी प्रावधान हैं उनको हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006, एमएसएमईडी क्या हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर कि एमएसएमईडी अधिनियम आखिरकार है क्या। तो ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो भी हैं उनको किस प्रकार से देश के अंदर डेवलप किया जाए, हो ना, उससे रिलेटेड किस प्रकार के नियम बनाए जाएँ, कैसा वातावरण वहाँ पर दिया जाए, उनसे रिलेटेड अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस की जा रही है तो उनका किस प्रकार से समाधान किया जाए, उससे रिलेटेड यह अधिनियम है। ठीक है, ये मुख्यतः जो एमएसएमई है हमारा, यानी मीडियम स्मॉल और मीडियम माइक्रो जो एंटरप्राइजेज है उनसे रिलेटेड है, उन पे ही फोकस करता है। एमएसएमई डिपार्टमेंट होता है जो। आगे हम देखेंगे एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, उद्यमों का वर्गीकरण। तो इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हो जाएगा, सूक्ष्म उद्योग,
लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। सूक्ष्म उद्योग क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही छोटे स्तर पर जो उद्योग किया जाता है उसे हो जाएगा। लघु उद्योग उससे थोड़ा सा बड़ा, मध्यम उद्योग यानी कि मीडियम प्रकार का उद्योग। यह वर्गीकरण निवेश और टर्नओवर के आधार पर भी किया जाता है। निवेश और टर्नओवर के आधार पर यानी कि उसके अंतर्गत किसी उद्योग के अंदर कितनी पूंजी लग रही है और वह कितना प्रकार का टर्नओवर कर रहा है, इस आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया जाता है। इससे सरकार को विभिन्न उद्योगों के लिए अलग अलग योजनाएं और सहायता प्रदान करने में सुविधा मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नमेंट क्या होती है, ये इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी उद्योग होते हैं उनको कैटेगराइज करती है कि किस प्रकार से कौन सा उद्योग है, उसको माइक्रो के अंदर रखेंगे या फिर उसको स्मॉल में रखेंगे या फिर उसको मीडियम के अंतर्गत रखेंगे, उसके टर्नओवर और उसके अंतर्गत कितना निवेश हो रहा है इस आधार पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विनिर्माण और सेवा दोनों को शामिल करना। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ, पहले छोटे उद्योगों को नीतियां केवल विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर तक सीमित थे, लेकिन इस अधिनियम में सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। सेवा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, जैसे आईटी हो जाएगा, परिवहन, होटल, मरम्मत सेवाएं आदि भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसमें पहले तो सिर्फ विनिर्माण ही होता था छोटे उद्योगों के अंतर्गत, लेकिन बाद में इसके अंतर्गत सेवा या सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया है। तीसरा हो जाएगा पंजीकरण की सुविधा। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हम जो भी करवाते हैं, हमारा जो भी कुछ भी एंटरप्राइजेज है उसका हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो एमएसएमई अधिनियम के तहत छोटे उद्योगों को सरल पंजीकरण की प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। आज के समय में इसे उद्यम पंजीकरण के रूप में ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इससे उद्योगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो एमएसएमई के अंतर्गत क्या हो गया है कि उद्योगों के लिए एक अलग से ऑनलाइन पोर्टल जो है वह चालू किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो भी उद्योग है, जो भी एंटरप्राइजेज है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही जो सरल प्रक्रिया है उसे अपनाया गया है। जिसके अंतर्गत जो भी एमएसएमई, स्मॉल, मीडियम या माइक्रो जो भी एंटरप्राइजेज है वो आसानी से वहाँ पर लॉगिन कर सकती है, सरकार के साथ रजिस्टर्ड हो सकती है और सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ होती है, स्कीम्स होती है, उनका लाभ उठा सकती है। चौथा पॉइंट हो जाएगा सरकारी सहायता और प्रोत्साहन। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार छोटे उद्योगों को कई प्रकार की सहायता देती है, जैसे क्या हो जाएगा, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और कौशल विकास और विपणन सहायता यानी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उससे रिलेटेड। तो इससे छोटे उद्योगों को बढ़ने और प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास अगर किसी प्रकार के छोटे उद्योग है, जैसे कपड़ा उद्योग हो जाता है, हथकरघा उद्योग होता है, इस प्रकार के जो भी उद्योग होते हैं उनको सरकार जो होती है सहायता प्रदान करती है। फाइनेंशियल भी हो सकती है सहायता या फिर उनको प्रशिक्षण भी मिल सकते हैं, उनको किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट या फिर टेक्निक जो होती है वो उपलब्ध कराई जा सकती है, या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह उनको देखने के लिए सरकार जो होती है सरकारी सहायता उपलब्ध कराती है और प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है एमएसएमई सेक्टर को। पांचवा पॉइंट हो जाएगा विलंबित भुगतान से सुरक्षा। तो विलंबित भुगतान से सुरक्षा यानी छोटे उद्योगों को अक्सर बड़े उद्योगों से भुगतान देर से मिलता है, लेकिन एमएसएमई अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि खरीदार को 45 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। यदि भुगतान देर से होता है तो उसे ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो अक्सर पहले क्या होता था कि जो भी छोटे उद्योग थे, वो जो भी छोटी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, वह अपना माल जो होती है वो किसी बड़े उद्योग को अगर बेचती है तो वहाँ पर क्या होता था कि जो पैसे होते थे उनको बहुत देर से मिल रहे हैं या फिर उसका किसी प्रकार से कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो एमएसएमई के अंतर्गत एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत ये स्पेशल किया गया है कि जो 45 दिन है उसके अंतर्गत उसे पेमेंट भुगतान मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर भुगतान नहीं मिलता तो जो भी बायर है उसे यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा। एमएसएमई अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान। ठीक है, इसके मेन जो भी यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इसके जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना। तो इस अधिनियम के तहत एमएसएमई के विकास के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की गई है। ये बोर्ड सरकार को नीतियों और योजनाओं के बारे में सलाह देता है। तो ठीक है, एमएसएमई बोर्ड की स्थापना की गई थी राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा हो जाएगा सूक्ष्म और लघु उद्योग परिषद सुविधा परिषद, MSEFC यानी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटीज कॉरपोरेशन। ठीक है, यहाँ पर भुगतान से संबंधित विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए राज्य स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्योग सुविधा परिषद बनाई जाती है। यह परिषद उद्यमियों को शिकायतों का समाधान करती है। तो बेसिकली यहाँ पर एमएसएमई को फ़ायदा देने के लिए, उनके किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है भुगतान से रिलेटेड तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक काउंसिल या परिषद का गठन किया गया है।
तीसरा पॉइंट हो जाएगा विकास योजनाएं। तो सरकार एमएसएमई के विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाती है, जैसे कि तकनीकी उन्नयन, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल प्रशिक्षण आदि, या फिर विपणन संवर्धन। इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे उद्योगों को मजबूत बनाना होता है। जैसे कि विकास योजनाएं, जैसे हम समय समय पर देखते हैं कि जो भी हमारा बजट जो होता है, बजट सेशन जो होता है, उसके अंतर्गत आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत ही फोकस होता है यहाँ पर न्यूज़ वगैरह के अंदर कि गवर्नमेंट जो होती है वो एमएसएमई सेक्टर को किस प्रकार से लाभ दे रही है, क्या उसके अंतर्गत नवाचार किया जा रहा है, इससे रिलेटेड तो सरकार से क्या क्या विकास योजनाएं ला रही है। तो इस एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत ये सब कुछ व्यवस्थाएं की गई है। तकनीकी उन्नयन हो जाएगा, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल प्रशिक्षण या विपणन समर्थन, जो कि जैसे कि हमने ऊपर भी इसे देखा था। चौथा हो जाएगा ऋण और वित्तीय सहायता। तो इस अधिनियम के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एमएसएमई को ऋण देने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। इससे छोटे उद्योगों को पूंजी प्राप्त करने में आसानी होती है। ठीक है, तो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज़ करती है कि यहाँ पर जैसे कि उनको कम ऋण पर या फिर कम ब्याज पर, कम इंटरेस्ट पर उन्हें जो होता है लोन उपलब्ध कराया जाता है, या फिर इसके अंतर्गत किसी प्रकार की अगर गारंटर की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है वो खुद उसका गारंटर बनती है। तो इस प्रकार से जो होती है उन्हें ऋण और वित्तीय सहायता गवर्नमेंट आसानी से प्राप्त करवाती है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना। सरकार छोटे उद्योगों को नई तकनीक, गुणवत्ता सुधार और निर्यात बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करती है, ताकि वह बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो प्रतिस्पर्धात्मकता किस प्रकार बढ़ाई जाती है कि सरकार जो होती है टाइम टाइम पर वहाँ पर न्यू जो टेक्नोलॉजीज वगैरह होती है उनको बढ़ावा देती है, उनको किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है या फिर निर्यात को कैसे बढ़ाया जाता है, उनके लिए सहायता प्रदान करती है, ताकि वो जो बड़े बड़े उद्योग है देश के अंतर्गत उनके साथ भी वो कॉम्पीट कर सकें या फिर प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, इसका निष्कर्ष हम देखेंगे। एमएसएमईडी अधिनियम 2006 भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम छोटे उद्योगों को सुरक्षा, सहायता और विकास के अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसलिए एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में पारिवारिक व्यवसाय की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। पारिवारिक व्यवसाय यानी कि जो परिवार के द्वारा चलाया जाता है, पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसके अंतर्गत एक दो पीढ़ियाँ शामिल हो रही है, या फिर परिवार के बहुत से लोग जो होते हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो उस प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं उसके अंतर्गत किस प्रकार की चुनौतियाँ हो रही है, उन सबको हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं कि पारिवारिक व्यवसाय आखिरकार है क्या। तो भारत में पारिवारिक व्यवसाय बहुत सामान्य है। ठीक है, बहुत जनरल हम देखते हैं कि फैमिली जो होती है वो उद्योग के अंतर्गत, व्यवसाय के अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत वह इन्वॉल्व रहती है। तो छोटे उद्योगों, छोटी दुकानों से लेकर बड़े उद्योगों तक कई व्यवसाय परिवारों के सदस्यों द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं। ऐसे व्यवसाय में परिवार के लोग मालिक भी होते हैं और प्रबंधन भी संभालते हैं। हालांकि पारिवारिक व्यवसाय में विश्वास और सहयोग की भावना होती है, फिर भी इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो पारिवारिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, ये भारत के अंदर बहुत ही सामान्य रूप से मिलता है, और इसके अंतर्गत परिवार के जो सदस्य होते हैं वह आपस में मिलकर जो व्यवसाय होता है उससे रिलेटेड कार्य करते हैं। और ये यहाँ पर इसमें देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो छोटी दुकानें होती है, छोटे उद्योग होते हैं, वही नहीं रह के यहाँ पर जो बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जैसे अंबानी फैमिलीज हो जाती है, अडानी फैमिलीज हो जाती है, ये सब कुछ क्या है, ये एक पारिवारिक फैमिलीज है। तो ये इस प्रकार से पारिवारिक व्यवसाय चलाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत किस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो सबसे पहली हम चुनौती देखने वाले हैं उत्तराधिकार की समस्या। तो पारिवारिक व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि व्यवसाय की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को कैसे सौंपी जाए। ठीक है, कई बार परिवार में ये तय करना मुश्किल होता है कि व्यवसाय कौन संभालेगा, इससे विवाद और मतभेद पैदा हो सकते हैं। जैसे कि व्यवसाय आसानी से चल रहा है, यहाँ पर पिताजी हैं, उनके 2-3 पुत्र हैं, तो उनके अंतर्गत किस प्रकार से वे जो है, जो भी उनका बिजनेस है उसको किस प्रकार से डिवाइड किया जाए, हैं किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाया जाए, इस सब से रिलेटेड जो उत्तराधिकार की समस्या होती है वह पारिवारिक व्यवसाय के अंतर्गत देखी जाती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, भारत के प्रसिद्ध उद्योग समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज जो होती है धीरू भाई अंबानी वाली, तो इसमें नेतृत्व को लेकर परिवार के अंतर्गत मतभेद सामने आए जब धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच व्यवसाय का बंटवारा हुआ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्ट केसेस वगैरह भी हुए थे, आपको न्यूज़ वगैरह में आपने सुना भी होगा।
दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पारिवारिक विवाद। जब परिवार के सदस्य व्यवसाय में अलग अलग विचार रखते हैं तो विवाद उत्पन्न होते हैं, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर किसी सर्विसेज से रिलेटेड। उनके अंतर्गत अगर डिफरेंट जो भी माइंडसेट का अप्रोच होता है वो डिफरेंट होता है, तो उससे रिलेटेड जो होता है उसके अंतर्गत विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत संबंध और व्यावसायिक निर्णय अक्सर आपस में टकरा जाते हैं, इससे व्यवसाय की कार्यक्षमता प्रभावित होता थी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं रेनबैक्सी लेबोरेटरीज के संस्थापक परिवार में भी समय समय पर मतभेद देखने को मिले, जिससे कंपनी के प्रबंधन को प्रभावित किया। अगला पॉइंट हम देखें, पेशेवर प्रबंधन की कमी। तो अक्सर हम देखते हैं कि पारिवारिक व्यवसाय में अक्सर महत्वपूर्ण पद पर परिवार के सदस्यों को ही दिए जाते हैं, भले ही वे उस काम के लिए पूरी तरह योग्य नहीं हों। इससे पेशेवर प्रबंधन यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी हो सकती है और व्यवसाय की वृद्धि धीमी पड़ सकती है। ठीक है, तो पेशेवर यहाँ पर प्रबंधन है, इसकी कमी यहाँ पर महसूस की जा सकती है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट जो भी सीट्स होगी, इम्पोर्टेंट जो भी पद होते हैं, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि पारिवारिक व्यवसाय में परिवार के जो सदस्य हैं, घनिष्ठ सदस्य हैं, उन्हें ही यहाँ पर अवसर दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें, कई छोटे पारिवारिक उद्योगों में योग्य बाहरी प्रबंधों को नियुक्त नहीं किया जाता, जिससे नई तकनीक और आधुनिक प्रबंधन पद्धतियाँ लागू नहीं हो पाती है। अक्सर पारिवारिक प्रबंधन में देखा जाता है किसी बाहरी जो लोग व्यक्ति हो उस पर भरोसा ना कर परिवार के व्यक्ति पर ही भरोसा किया जाता है, चाहे वो उस पद के लिए योग्य हो या ना। अगला हम देखें, परिवर्तन को स्वीकार करने में कठिनाई। कई पारिवारिक व्यवसाय पुराने तरीकों से काम करते हैं और नई तकनीक या नए विचारों को अपनाने में हिचकिचाते हैं, इससे वो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, कुछ पारंपरिक कपड़ा व्यापारियों ने ई कॉमर्स को देर से अपनाया, जबकि कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने ऑनलाइन बाजार में तेजी से विस्तार किए। जो पारंपरिक रूप से जो भी बिजनेसेस वगैरह होते हैं, उन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर देखा गया है कि ई कॉमर्स जो भी होता है, ऑनलाइन परचेजिंग जो भी होती है, उसको बहुत ही देर से अपनाया। अगला यहाँ पर समस्या क्या हो जाती है, पूंजी की कमी। तो कई पारिवारिक व्यवसाय केवल परिवार की पूंजी पर निर्भर करते हैं, वे बाहरी निवेशकों को शामिल करने से बचते हैं, जिससे व्यवसाय को विस्तार करने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। अगली परेशानी हम देखेंगे, निर्णय लेने में पक्षपात। कभी कभी व्यवसाय में निर्णय योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्तों के आधार पर लिए जाते हैं। इससे कर्मचारियों में असंतोष भी पैदा हो सकता है और संगठन की कार्यक्षमता भी पैदा हो सकती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। पारिवारिक व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन्हें उत्तराधिकार, पारिवारिक विवाद, पेशेवर प्रबंधन की कमी और परिवर्तन को स्वीकार करनी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि पारिवारिक व्यवसाय पारदर्शिता, पेशेवर प्रबंधन और स्पष्ट नियमों को अपनाएं तो वे इन समस्याओं को कम कर सकते हैं और लंबे समय तक सफल रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, भारत में उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या कीजिए, उद्यमिता के निर्धारकों की भी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना या फिर इसका इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं कि भारत के अंदर उद्यमिता से रिलेटेड जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है किस प्रकार का है, ये सब कुछ हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो उद्यमिता किसी व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे द्वारा वह नए विचारों को व्यवसाय में बदलता है, जोखिम उठाता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। ठीक है, तो ये उद्यमिता का एक इंट्रोडक्शन टाइप हो जाएगा कि उद्यमिता आखिरकार है क्या, कि जो कुछ भी नए विचार हैं उनको किस प्रकार से एक बिजनेस के अंतर्गत बदला जाए, ये ही क्या हो जाता है, उद्यमिता हो जाती है। इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, जोखिम उठाए जाते हैं और रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। किसी देश में उद्यमिता के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण आवश्यक होता है, जिससे उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप, नवाचार और सरकारी योजनाओं के कारण यह तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिकली भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का है। तो भारत में उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र उन सभी संस्थाओं, नीतियों और संसाधनों और लोगों का समूह है जो उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। भारत में इसमें मुख्य घटक निम्नलिखित हैं, तो एक एक करके हम इसको देखने वाले हैं। सरकारी नीतियां और योजनाएं। तो भारत सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि। ये योजनाएं नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और आसान नियम प्रदान करती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सरकार किस प्रकार की नीतियाँ ला रही है, ये योजनाएं ला रही है जो कि भारत के अंदर जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप होती है या स्टार्टअप वगैरह जो होता है उसको आगे किस प्रकार बढ़ाया जाए, नई नई योजनाएं उससे रिलेटेड भारत सरकार लगातार लाती रहती है।
दूसरा हो जाएगा वित्तीय सहायता। इसके अंतर्गत बैंक या फिर वेंचर कैपिटल्स जो वीसीज होते हैं, एंजल निवेशक जो होते हैं, या फिर सरकारी वित्तीय सहायता नए व्यवसायों को पूंजी उपलब्ध कराती है। बिना पूंजी के व्यवसाय शुरू करना कठिन होता है, इसलिए वित्तीय संस्थान उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत में अक्सर क्या देखा जाता है कि अगर हम किसी प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप या नया स्टार्टअप वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो होता है बैंक होता है वो हमें लोन देता है, या फिर जो वीसीज होते हैं अगर उन्हें हमारे स्टार्टअप आइडिया वगैरह पसंद आते हैं, तो वीसीज या एंजल निवेशक जो होते हैं वो हमारे स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो भी विभिन्न प्रकार की जो वित्तीय सहायताएं है वह उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि भारत के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार से उद्यमिता से रिलेटेड। तीसरा हो जाएगा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। तो विश्वविद्यालय, प्रबंधन संस्थान और तकनीकी संस्थान उद्यमिता शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देते हैं। आज कई कॉलेजों में इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप सेल बनाए गए हैं जो छात्रों को व्यवसाय करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आजकल हम देखते हैं कि कॉलेज लेवल पर ही या यूनिवर्सिटी लेवल पर ये देखा जाता है कि वहाँ पर एक स्टार्टअप से रिलेटेड जो होता है वो प्रमोट किया जाता है। स्टार्टअप कल्चर इसे हम यहाँ पर आज की भाषा के अंतर्गत कहते हैं कि स्टार्टअप कल्चर जो होता है वो प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पर, जो भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है या फिर एजुकेशन सेंटर वगैरह है उसके अंतर्गत। चौथा पॉइंट हो जाएगा तकनीक और नवाचार। सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भारत में नए व्यवसाय के अवसर बढ़ाए हैं। ई कॉमर्स, फिनटेक और एडटेक जैसी कई कंपनी क्षेत्रों में स्टार्टअप उभरे हैं। बाजार और ग्राहक। भारत की बड़ी जनसंख्या और बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग उद्यमियों को बड़ा बाजार प्रदान करता है, इससे नए उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ती है। छठा पॉइंट हो जाएगा सहयोगी संस्थाएं। मेंटर्स, बिजनेस नेटवर्क, उद्योग संघ और स्टार्टअप समुदाय उद्यमियों को सलाह, संपर्क और सहयोग प्रदान करते हैं। तो भारत के अंतर्गत स्टार्टअप किस प्रकार से है उससे रिलेटेड जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है, उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके हमने ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। अब हम देखते हैं कि उद्यमिता के निर्धारक क्या क्या हैं। तो उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट तो क्या ही हो जाएगा, आर्थिक कारण यानी फाइनेंशियल कारण। पूंजी की उपलब्धता, बाजार की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता और आय स्तर जैसे आर्थिक तत्व उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तब उद्यमिता के अवसर भी बढ़ते हैं। ठीक है, अगर एक बेटर फाइनेंशियल कंडीशन होती है तो जो उद्यमिता होते हैं उसके चांसेस भी, उसके अवसर भी आगे जाके बढ़ते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। समाज की सोच, परिवार का समर्थन और सांस्कृतिक उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि समाज व्यवसाय और नवाचार को प्रोत्साहित करता है तो अधिक लोग उद्यमी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार का समाज है वहाँ पर सांस्कृतिक कार्य, वहाँ पर सांस्कृतिक जो भी विचार हैं वो किस प्रकार है, वो अगर उद्यमिता के फेवर में है, वो नवाचार के फेवर में है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि उद्यमिता जो होती है वो बढ़ चढ़कर सामने आती है। जैसे कि भारतीय समाज के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट नौकरीज़ वगैरह इनके अंतर्गत ज़्यादा, जो समाज के अंतर्गत जो होता है वो अधिक रुचि उपलब्ध होती है, जिससे कि जो समाज के अंदर जो उद्यमी कल्चर होता है वह कम रहता है। इसके कंपैरिजन में देखते हैं हम जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है जैसे अमेरिका वगैरह होती है, वहाँ पर जो होता है वहाँ पर स्टार्टअप वगैरह इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है वहाँ के समाज के द्वारा, तो वहाँ पर वह आगे जाकर बढ़ता है। लेकिन भारत में भी ये लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कारक। तो उद्यमी बनने के लिए आत्मविश्वास, जोखिम उठाने की क्षमता, नेतृत्व और रचनात्मक सोच आवश्यक होती है। ये व्यक्तिगत गुण किसी व्यक्ति को सफल उद्यमी बनाने में मदद करते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा शैक्षिक और तकनीकी कारक। शिक्षा और तकनीकी ज्ञान विचारों को विकसित करने और उन्हें व्यवसाय में बदलने में मदद करते हैं। कौशल प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा उद्यमिता को मजबूत बनाती है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा सरकारी नीतियाँ। तो सरकार की नीतियाँ या फिर कर प्रणाली, उनके जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी हो जाएगा वह उसके वो किस प्रकार की प्रणालियाँ अपना रही है, लाइसेंस किस प्रकार का दे रहा है, लाइसेंस प्रक्रिया कैसी है, स्मूथ है या फिर कठिन लाइसेंस प्रक्रिया है, और सरकार की उससे और स्टार्टअप वगैरह इससे रिलेटेड अगर सरकार सहायता योजनाएं उपलब्ध करा रही है तो वह उद्यमिता को बहुत ही अधिक प्रभावित करती है। सरल नियम और प्रोत्साहन योजनाएं नए व्यवसायों को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो सरकारी नीतियाँ जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। अब हम इसके निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में क्या कहा जा सकता है कि भारत में उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार,
वित्तीय संस्थाएं, शिक्षा प्रणाली और तकनीकी विकास मिलकर उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट भी हो रही है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो फाइनेंशियल जो बॉडीज़ वगैरह हो रही है, या फिर एजुकेशन के अंतर्गत, या फिर टेक्निक के अंतर्गत, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत विकास लगातार बढ़ता रह रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और सरकारी कारक उद्यमिता के प्रमुख निर्धारक हैं। यदि इन सभी तत्वों को मजबूत बनाया जाए तो भारत में अधिक उद्यमी पैदा होंगे, इससे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा आज का पेपर कोड BCOS 185। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 इन पर हमें सिंपली व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।